हालत ख़त्म। शुक्रिया जनाब स्पीकर। दरअसल यकीनन हम भी चाहते हैं कि हम वक्फ़ा सवालात की तरफ बढ़ें, कुछ मामलात आगे बढ़ें, लेकिन जब एक असम्बली का इजलास 1.5 से 2 महीने के बाद होता है तो बहैसियत सूबाई असम्बली के अरकान और बलोचिस्तान के नुमाइंदों की हैसियत से 1-1.5 महीने में 2 महीने में सूबे में होने वाली जो बड़ी पेशरफ्त हैं, ये हमारा इस्तेकाक है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की वजह से, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वजह से हम ब्रीफली उनको यहाँ टेकअप करेंगे। और उसके बाद ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो वक्फ़ा सवालात के बाद उन पे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हों या मुतल्लिका वज़रा साहिबान हों, उस पर अपना जवाब दें। जनाब वाला, जनाब स्पीकर, आपको जिस तरह इल्म है, हमारे पास ये आहीन के तहत हम एक वफाक हैं और बलोचिस्तान एक वफाकी वहदत है। हाल ही में अभी कुछ तकरीबन 8 अगस्त को इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ और इस्लामाबाद में एक इजलास में बग़ैर बलोचिस्तान की हुकूमत और उसके नुमाइंदों को एतमाद में लिए ये तय किया गया कि बलोचिस्तान में एक नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी कौमी तरक्याती साइली जो है वो बोर्ड बनाया जाएगा, ये डेवलप अथॉरिटी बनाई जाएगी। आहीन के तहत बलोचिस्तान के किसी भी इलाके में बलोचिस्तान की तरक्की, तामीर, सनती, साइली, माशी, माशरती, मादनी, जिस भी अमूर से मुतल्लिक हो, इसका इख्तियार आहीन के आर्टिकल 137 के तहत ये हुकूमत बलोचिस्तान का है कि वो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए। इस वक्त कहने का मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत में इतने बड़े हमारे आहीन को, कानून को समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, आओ कम कि वो इस आहीन को वायलेट करके पैरेलल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना रहे हैं। एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास ऑलरेडी है जिसको हम बलोचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। हमारे पास दूसरी एक अथॉरिटी है जिसको ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। फिर उसके ऊपर आप तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे और जिसमें लिखा हुआ है द फोरम। अब ये फोरम था नेशनल डेवलपमेंट हमारा उसका कि द फोरम आल्सो अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ये आहीन हम जनाब वाला बलोचिस्तान की कमेटी बनी, 18वीं तरमीम हुई, इसीलिए हुई कि हम बलोचिस्तान के लोग भेड़ बकरी नहीं हैं, हम जानवर नहीं है कि आप टूरिज्म के लिए रिजॉर्ट बनाने के लिए भी इस्लामाबाद में बैठकर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएं। हमें अपने मामलात पर इख्तियार चाहिए, हमें वसाइल चाहिए। उसके बाद अगर हमारे यहाँ कोई टेक्निकल गैप है, कैपेसिटी गैप है, उसको पुर करने के लिए अगर हम में जायज़ अच्छे काबिल हुक्मरान हैं, वो कैपेसिटी गैप के लिए हम इस्लामाबाद को कभी लिख सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं जनाब वाला फॉर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म along the coastal areas of बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में, इंक्लूडिंग जेवनी, ग्वादर, पसनी, मकोला, ओरमाड़ा, खुंड मलीर, इंगोल पार्क एंड मियानी और। तो सबसे पहले तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि गो के बलोचिस्तान में कोई इतनी एनर्जेटिक वाइब्रेंट हुकूमत नहीं है कि वो पहले दिन ये जो नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐलान हुआ था, ये हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी थी। ये अवाम के अगर अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं तो वो इस आहीन के आर्टिकल 137 के तहत कहते हैं कि जी आप बलोचिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो नंबर 1 जनाब वाला हम ये बताना चाहते हैं, हम इंतजार में है कि उन्होंने फॉर्मली तो ये कह दिया कि जी फोरम ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है या बना दिया है। हम ये समझते हैं कि इस असेंबली की तरफ से ये जो हमारे सूबाई और हमारे हुकूमती अरकान हैं, हम यूनानिमसली यानी मुश्तरका तौर पर हम जो है इस मंसूबे को जो आईन के मावरा है और 2 जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बने हुए हैं उनके हवाले से मावरा है और मावरा आईन है, मावरा कानून है, लिहाजा हम सूबा असम्बली की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर यह मैसेज भेजें कि हमें किसी और नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है ज़रूरत नहीं। इसकी वजह यह जनाब वाला, आज कोस्टल एरियाज़ में लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि क्या हमें एक अलग सूबा बनाया जा रहा है, क्या हमें एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया जा रहा है, क्या हमें एक अलग किस्म के शहरी बनाए जा रहे हैं, क्या हमारे ऊपर कोई गवर्नर जनरल, हमारे ऊपर कोई वाइस सराय बिठाने की कोशिश की जा रही है। जनाब वाला, हमने बलोचिस्तान के लिए तकलीफें झेली हैं, हम पार्लिमानी जमहूरी सियासत पर यकीन रखते हैं, हम आईन और कानून पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कोई बलोचिस्तान के अवाम को अभी तक भेड़ बकरी समझकर अपनी मर्जी से इस्लामाबाद में बैठकर अथॉरिटियां बनाता जाए और हम बलोचिस्तान के अवाम आंखें नीचे करके ऐसे फैसले सुनते जाएं। इसको हर फोरम पर रेजिस्ट किया जाएगा, इसको असेंबली में हम रेजिस्ट कर रहे हैं, इसको पब्लिक में रेजिस्ट करेंगे, इसको कोर्ट की सतह पर करेंगे। हाँ, अगर वो बलोचिस्तान के लिए कोई विजन रखते हैं, आए जनाबे वाला रखशान डिवीजन में सबसे बलोचिस्तान का गरीब तरीन डिवीजन है, वाशोक है, खारान है, चागी है, ले आए इस्लामाबाद पैसे, वहां पर हमारे अमेदे हम डेवलप करेंगे। हर दूसरे बात में उनको ग्वादर याद आ जाता है, हर तीसरे ले आए। आप जोब डिवीजन में करें, आप लोलाई में करें, आप खुजदार में करें, आप खारान में करें, अगर आप इस्लामाबाद की इतनी मोहब्बत है बलोचिस्तान से, आ जाएं, हम आपको डेवलपमेंट प्लान देंगे, हम स्ट्रेटेजी देंगे। दूसरी बात जनाबे वाला, एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि 5 अगस्त को यहां पर रेकोदिक के हवाले से मेरी एक करारदाद थी जो मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि 5 ऑर्डर जनाबे वाला, ये मुंह पेशे करके आपकी तरफ खड़ा हुआ है, पता नहीं है ये गलत खड़ा है, ये कौन है? आई डोंट नो बट इट्स अगेंस्ट द रूल्स। तो जनाब स्पीकर, 5 अगस्त को जब मेरा करारदाद उस वक्त पेश हुआ तो बदकिस्मती से उसी दिन इंडिया ने कश्मीर में जो आर्टिकल 37, ये स्टफ है यहाँ पे 370, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A को जो है वहां पे रिवोक किया, और उसकी वजह से जो है यहां पर हो सकता है हमारी हाउस की कार्रवाई जो है वो ज्यादा कश्मीर सेंट्रिक रही है, कश्मीर फोकस रही। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने यहां पर मुत्तफिका तौर पर रेकोदिक पे करारदाद के एक्सेट का जो इंटरनेशनल सेंटर है फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कि उसका जो फैसला आया है वो बलोचिस्तान में बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने कोई 40-45 मिनट की तकरीर में सारी हिस्ट्री दोहरा दी। बदकिस्मती से आज तक हुकूमत बलोचिस्तान ने ना तो हमने देखा है कि उन्होंने कोई एक्सपर्ट बेस कोई मीटिंग बुलाई, ना बलोचिस्तान की अपोजिशन जमातों को बुलाया कोई मीटिंग बुलाई, ना हमें इत्माद में लिया कि जनाबे वाला इस फैसले के बाद क्या करेंगे, रोएंगे, दोएंगे, तावीज़ें करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, गिरियावजारी करेंगे, उम्रे पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, करेंगे क्या? एक सूबा है जिसकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की दौलत जो है वो बाहर की दुनिया में बैठकर उसका फैसला हुआ, और अभी जनाबे वाला अभी सुनने में ये आया है कि इस वक्त रेकोदिक से मुताल्लिक कमेटी बन गई है इस्लामाबाद में, और वो कमेटी जो है इस वक्त बैरून दुनिया विजिट भी कर रही है। उन्होंने अपने तय ये फैसला भी कर लिया है कि हम उनके साथ डील करेंगे, अंडर द टेबल डील करेंगे, ओवर द टेबल डील करेंगे, कोर्ट के अंदर सेटलमेंट करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे। ये जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो इस सिलसिले में चाहते हैं कि लहजा रेकोदिक पे इस हाउस में तमाम मेंबरान ने मुदल्लल अंदाज में जो बात की उसको मद्देनजर रखते हुए रेकोदिक के मामले पर एक दफा फिर असेंबली पे मबनी एक कमेटी 1 साल पहले मेरी करारदाद पे संदक के हवाले से बनी थी, एक्टिव नहीं है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं आपकी सेक्रेटरीट की तरफ, आपकी तरफ कि आप उसकी इजलास नहीं बुलाते हैं। हुकूमत का भी यही है, बराए मेहरबानी खुदा को मानिए, सूबे पर रहम कीजिए, अपने सेक्रेटरीट को और हुकूमत बलोचिस्तान को कहिए कि जो कमेटी उस वक्त बनी थी उसको एक्टिव करें। रेकोदिक का मामला बलोचिस्तान के अवाम को तय करना है, और अगर उसमें बलोचिस्तान की अपोजिशन, बलोचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैंने हर वक्त कहा है कि रेकोदिक हुकूमत बलोचिस्तान की मिल्कियत नहीं, रेकोदिक बलोचिस्तान की अवाम की मिल्कियत है। हजारों हुकूमतें आएंगी लेकिन बलोचिस्तान का अवाम अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। जनाबे वाला, एक और मामला, ये आज का अखबार उठा के देख लें, सऊदी अरब का वफ्द तीसरी दफा ग्वादर का विजिट कर रहा है ऑयल रिफाइनरी के हवाले से। आपको इस वफ्द की तस्वीर में बलोचिस्तान का एक आदमी भी नजर नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। बदकिस्मती से किन की वजह से? अगर कमजोर हुकूमत जहां पर होती है वहां पर इस्लामाबाद समझता है कि आप इनको बाईपास करें, इनको न रूल्स का पता, न रेगुलेशन का पता, न अपने अवाम के मुफादात का पता। जनाब वाला वो वाकई विजिट कर रहा है, कह रहा है कि हम सऊदी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे वो रेकोदिक हो, इस असेंबली को खुदा के लिए एतमाद में लें। हम आपको टेक्निकल गाइडलाइन देंगे, इसलिए नहीं कि हमें आपसे मोहब्बत है, इसलिए कि हमें बलोचिस्तान से मोहब्बत है, हमें बलोचिस्तान के गरीब उल हाल, मफलूक उल हाल अवाम से मोहब्बत है। हम नहीं चाहते कि आप कोई गलत फैसला करें और बलोचिस्तान के अवाम सदियों तक उस आपके गलत फैसले को भुगतें। आज ऑयल रिफाइनरी के हवाले से क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्या डील्स हुई हैं, क्या बातें हुई हैं,
ہم جیسے لوگوں سے بھی میڈیا پوچھتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, ہم اس سلسلے میں بالکل بے خبر ہیں. تو بلوچستان کا عام آدمی اس سلسلے میں کیا کہے گا؟ لوگ آ رہے ہیں, آپ کی زمین دیکھ رہے ہیں, کوئی سائل دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کا تیل دیکھ رہا ہے, کوئی گیس دیکھ رہا ہے, کوئی سونا دیکھ رہا ہے, اور ہم یہاں پر بڑے خوش ہیں, واسکٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے نمائندے ہیں, ہم بلوچستان کی حکومت ہیں. جناب اسپیکر, آخری میں بھی آتا ہوں, اور بھی کچھ ایشوز ہیں جن سے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت بلوچستان میں درپیش ہے, انیفیشنسی ہے. ہم چاہتے تھے کہ یہ تمام باتیں کبھی کبھی جب کوئی فورم ہو, انفارچونیٹلی بلوچستان بدقسمتی سے حکمرانی کی اپنے سب سے بدترین اور بیانات دنوں سے گزر رہا ہے. کوئی بلوچستان کے جو اپنے محب الوطن آفیسرز ہیں, چاہے وہ گریڈ 20 سے 21 سے لے کر 19 کے ہیں, 20 کے ہیں, بلوچستان میں ایک عدم تحفظ کا شکار ہیں. بلوچستان کے جو اپنے سروس اسٹرکچر کے آفیسر صاحبان ہیں, وہ ایک بالکل احساس کمتری کا, احساس عدم تحفظ کا شکار ہیں. آپ کے 5 سیکٹری سے 6 سیکٹری کی پوزیشن اس وقت خالی ہیں. آپ کے کئی سیکٹری صاحبان ہیں جو حکومت کی پالیسی کی وجہ سے جبری طور پر رخصت پہ چلے گئے ہیں. آپ کے کئی پوزیشنز اس وقت خالی ہوئے ہیں. ایک سال میں 1000 کے قریب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر انجینئرز نے یہاں پر اپنے مفادات کے لیے, مقاصد کے لیے ایکسپریشن آف اپنا کیا کہتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل ہمارا 8 سے 28 تک ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے جمع ہوئے. زمرک صاحب اس کمیٹی میں تھے, عارف جان صاحب کمیٹی میں, کوئی 2-4 اور لوگ اس کمیٹی میں ہیں. بجائے اس کمیٹی کا ان انجینئرز کی باتیں سنتا, ان سے آل اوال کرتا, سارے انجینئرز کو محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی دستخطوں سے شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو نوکری سے کیوں نہ نکالا جائے. مطلب کوئی اور بھی جاؤ, آپ بتائیں آپ کو کیوں نہ نکالا جائے. اب بلوچستان کے 18, 19, 20 گریڈ کے آفیسر جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اولاد ہیں, ہمارے سیکٹری صاحبان, ون آف دا فائنسٹ سیکٹریز بلوچستان کے اس وقت مجبور ہے, کوئی اسلام آباد ٹرانسفر کر رہا ہے, کوئی 5 مہینے کی چھٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اوپر سے لے آتے ہیں, کس کو لے آتے ہیں جناب والا؟ یہ ہے میرے پاس, یہ پورا پلندہ پڑا ہوا ہے. ہماری پی ایس سی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ چیز زیر بحث بھی آئی. یہ APUG, آل پاکستان یونیفائڈ گروپ, جس میں آپ نے ایک فیصلہ کیا حکومت بلوچستان میں کہ جناب والا ہمیں کچھ وائسرائے چاہیے, ہم ابھی تک غلام ہیں, ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے. آپ کچھ بڑے ہی اچھے جو ہے حکمران بھیجے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہو, سوتی ہو, وہ ہمیں جو ہے یہاں پر آنکھنے کے لیے آپ نے یہ انسینٹیو پیکج پالیسی فار دا آفیسرز پوسٹڈ اگینسٹ APUG پوسٹ انڈر گورنمنٹ آف بلوچستان, یہ 2006 میں آپ نے جناب والا منظور کروایا. اس میں کیا ہے کہ الاؤنس 50% رننگ پے آف دا آفرز, 2 دفعہ اس کی فیملیوں کو بلوچستان کے آنے جانے کی ریٹرن ٹکٹیں, ایڈیشنل فیسلٹیز, مرضی کی پوسٹنگ, مرضی کی اپوائنٹمنٹ, مرضی کی فیصلے. یہ اس دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس جن لوگوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں, یہاں کے بچے ہیں, اولاد ہیں, یہاں کے سیکٹری صاحبان ہیں, ہمارے بھائی, ہم جانتے ہیں ایسے ایفیشنٹ لوگ ہیں جو دوسرے صوبے کیا کسی اور ملک میں بھی جائیں ان کو اعلیٰ ترین عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے. آپ آج انہیں جو ہے عدم تحفظ کا شکار بنایا ہوا. آپ نے سیکٹری فشریز کی چھٹی پہ چلا گیا, سیکٹری انرجی کو آپ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا, باقی سیکٹریوں کی سب کی فائلیں پڑی ہیں, اس لیے کہ وہ اس حکومت کی بہت سی ایسی پالیسیاں جو بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے مفادات میں نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طریقے سے جناب والا بلوچستان آگے بڑھے گا نہیں. آگے بڑھنے کی بات صحیح اپنی جگہ ہے, بلوچستان آگے اپنی جگہ پہ رک بھی جائے بڑی بات ہے. آپ نے بلوچستان کو, ہم یہی باتیں رو رہے ہیں کہ یہ بلوچستان اس حکومت کا نہیں ہے, یہ بلوچستان کے عوام کا ہے. بلوچستان کے انجینئرز کو, بلوچستان کے آفیسرز کو, بیوروکریٹس کو, بلوچستان کے وسائل پر آپ اگر کوئی پالیسی دے سکتے ہیں, لیٹس ہیو اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن اینڈ ڈیلیبریشن آف دس فورم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم حکومت میں آ گئے ہیں اور ہم جو ہے بالکل بادر پدر آزاد ہیں. ہمارے پاس کورٹ بھی ہے, ہمارے پاس یہ فورم بھی ہے, اگلا فورم ہمارا سڑکیں ہیں. ہم پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, ہم یہاں ہڑتال اور جلسے جلوس کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, لیکن کوئی یہ نہ کمزوری سمجھے کہ میں وزیر ہوں, بیٹھا ہوں, 16 گریڈ کے آدمی کو 19 گریڈ پہ بٹھا دوں گا اور اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے ہم جیسے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گی. ایسی کمزرفی اب سے نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو یہ نیشنل اہم قومی امور کے معاملات ہیں, یہ صوبائی معاملات ہیں, اس پہ کوشچن آور کے بعد اس حکومت کو جو ہے آپ کہیں کہ وہ اس پہ ایک ایک کر کے جواب دے. شکریہ جناب اسپیکر.
اوکے चाय पी जाए पता है جی ابھی آپ ایک منٹ ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہم میں دیتا